अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की, जिन्होंने कुछ एंकर्स को, कुछ जर्नलिस्ट को आज दावत दी थी ताकि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत हो। और आपको पता है कि जब भी कोई सियासी लीडर किसी को बुलाता है तो दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा हालात हैं और उसमें वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी हिकमत अमली है, वो भी शेयर की जाए मीडिया के थ्रू। और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट ऑब्वियसली अपनी एक राय कायम करते हैं मौजूदा हालात पे, उनसे मशवरा भी लिया जाए, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सीएम के सामने रखा जाए। तो इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में कुछ जर्नलिस्ट थे जो मिले सोहेल आफरीदी साहब से, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पे पीटीआई के एमएनए शाहिद खटक साहब भी मौजूद थे, शफी जान साहब जो अब इनके एसएपीएम भी हैं चीफ मिनिस्टर के, और इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट उनके ज़िम्मे है, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मैं ये बताऊँ, मेरी ये पहली मुलाकात नहीं थी आज सोहेल आफरीदी से बतौर चीफ मिनिस्टर। इनफैक्ट दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले मैं कभी उनसे नहीं मिला जब वो एक एमपीए थे या कोई भी और उनका सियासी रोल था। मेरी जो पहली मुलाकात थी सोहेल आफरीदी साहब से, वो जब उन्होंने हल्फ लिया बतौर चीफ मिनिस्टर, उसके फौरी बाद मैं उनसे मिला था। वो भी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, किसी के थ्रू मुलाकात हुई थी। और कुछ फ़र्क मैंने ज़रूर देखा है, क्योंकि अब तो तकरीबन 1.5-2 माह हो चुका है उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए। जो मेरी पहली मुलाकात थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो उसमें क्या डिस्कशंस हुई वो मैंने ना पहले शेयर की हैं, ना अब मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली मौजूदा हालात के बारे में, इमरान खान के बारे में, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव है, इन तमाम इशूज़ पर उस वक्त बात हुई थी। अच्छा, उस वक्त मैंने ये नोट किया, क्योंकि ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मीडिया एंकर्स के साथ नहीं होता था, तो थोड़ी सी एक हिचकिचाहट थी, ज़्यादा खुल के इनिशियली बात नहीं हो रही थी, काफ़ी वक्त लगा था उसमें कि हम खुलकर चीज़ें डिस्कस करें। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो कि उस वक्त वो उनसे अवेयर नहीं थे, तो इन डेप्थ बात नहीं हो सकी। एक जो उनका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, या जो इस वक्त दहशतगर्दी उस हवाले से, उस पर बात हुई थी। लेकिन आज क्योंकि ऑब्वियसली वो अब ऑफिस में 1.5-2 महीने से ज़्यादा वेल इन्फॉर्म थे, ज़्यादा इशूज़ पर बात कर रहे थे, और इंटरेस्टिंगली आज की जो डिस्कशन थी सारे साथियों के साथ, वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, ऑन द रिकॉर्ड थी। तो मैं ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या उन्होंने कहा और क्या सवालात उनसे हुए। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि देखें, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मैं तमाम कानूनी रास्ते आजमा चुका हूँ। हमारे पास इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमने वो लिया, तभी मुलाकात नहीं होने दी। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा, पंजाब की चीफ मिनिस्टर को, कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। कल भी आपको पता है एक ख़त उन्होंने लिखा है जिसमें जो इमरान खान की बहनों के साथ हुआ वो सारी तफसील बयान की, और मुलाकात नहीं हो पा रही है इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया। तो कह रहे हैं तमाम जो कानूनी और आइनी ऑप्शंस हैं मैं उनको एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, और फिर भी मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि मामलात को अब ये हुकूमत उस नहज पर लेके जा रही है जहाँ पर हमें लगता है कि हमें एक पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा। और ये क्या मामला था मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि कबायली इलाकों की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, दहशतगर्दी वहाँ पर बढ़ रही है। उस हवाले से तफसील से बात हुई, जब सवालात हमने किए उस पर भी मैं बताऊँगा। फिर एक बजट का मामला उन्होंने बताया कि एतमाद का बड़ा फुकदान है, हमें गवर्नेंस के ताने दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन 3000 अरब रुपए वाजिबात हैं जो वफाक ने देने हैं खैबर पख्तूनख्वा को, और वो पैसे हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमसे सवाल किया जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, गवर्नेंस नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये हमारा जायज़ मुतालबा है वफाक से, सेंटर से, लेकिन ये पैसे हमें नहीं दिए जा रहे। और ये भी कह रहे हैं कि हमारी चीज़ रिकॉर्ड पर लेकर आ रहे हैं, हम उनको ख़त लिखते हैं कि ये पैसे हमारे हैं, आपने देने हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमारे सूबे के साथ और सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जिसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि मरीम नवाज साहबा का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बाहर जाने की इजाज़त है, अभी कुछ टाइम पहले भी वो बाहर गई हुई थी, यानी कि उनका जो ब्राज़ील का दौरा था उसका वो हवाला दे रहे थे नाम लिए बगैर। तो वो कह रहे थे कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो दुनिया भर में घूम रही हैं, लेकिन मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पर डाला हुआ है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, जबकि दूसरों को इतनी छूट दी हुई है। और ये कह रहे थे कि ये एक इम्तियाजी सलूक है जो हमारे साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि नई जो जनरेशन है वो इससे बड़ी अब उनको एक परेशानी है इस हवाले से, और उनमें एक गुस्सा है कि क्यों एक सूबे के साथ ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अच्छा, इस पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है वो सामने आई जब हमने सवालात का सिलसिला शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के हवाले से बड़े ताने पड़ते हैं, और राइटली सो पड़ते हैं। मुझे याद है जब मैंने
ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे मुलाकात की थी, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि परवेज़ खटक के दौर में कुछ अच्छे काम अगर किए भी थे पीटीआई ने, जिसमें एजुकेशन सेक्टर का मामला था, जिसमें हेल्थ सेक्टर का मामला था, टूरिज्म में बेहतरी थी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं रिवर्स होती दिखाई दी महमूद खान के दौर में, क्योंकि महमूद खान साहब को तो बुज़दार प्लस कहा जाता था। एक बुज़दार को ताना दिया जाता था कि ये वसीम अकरम प्लस है, और फिर महमूद खान को कहा जाता था ये बुज़दार प्लस है, यानी कि उनसे भी ज़्यादा नाअहल और निकम्मे हैं। तो मैंने उनसे उस मीटिंग में जो मेरी पहली मुलाकात थी उसमें मैंने उनको बताया था कि ये सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं। और अभी भी पिछले 1.5 साल से अली अमीन गंडापुर जब चीफ मिनिस्टर थे तो सारा फोकस ये था कि इमरान खान की रिहाई, इस्लामाबाद पे एहतजाज और किस तरीके से एक सियासी बयानिया बनाना है, यानी कि हमें गवर्नेंस पे, हमें डिलीवरी पे, हमें डेवलपमेंट पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं नज़र आई। और उस वक्त सोहेल आफरीदी साहब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया था और उन्होंने कहा था कि इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और आप देखेंगे हम फोकस करेंगे। तो आज उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के हवाले से हम ज़रूर फोकस करेंगे। करप्शन उन्होंने कहा कि एक ऐसा इशू है जिसपे जो हमारी रेड लाइन है, अब कह रहे थे अब कितना होता है आगे जाके ये देखेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई अगर आपको लगता है ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसर, एमपीए, मिनिस्टर, कहीं पे भी आपको ये पता चले कि कोई करप्शन हो रही हो, आपके पास स्टोरी हो, तो आप वो करें और मुझे इन्फॉर्म करें और मैं एक्शन लूँगा, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो करप्शन फ्री सूबा बने। अब ये तो उन्होंने बात कर ली मुख्तसर, यानी कि एक हमारे सामने मंजरनामा आ गया कि किन इशूज़ पे आज बात करनी है। तो हमने फिर बारी बारी सवाल शुरू किए जर्नलिस्ट ने, और जब उन्होंने, क्योंकि पहली बात ये की थी कि तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो किसी ने एक बड़ा ही चुपता हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ही एक शरारती किस्म का सवाल किया। ये कहा कि आपने कहा तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, क्या आपने वो ऑप्शन भी एग्जॉस्ट किया है जो अली अमीन गंडापुर इस्तेमाल करते थे इमरान खान से मुलाकात के लिए? अब आपको पता है कि वैसे तो एक बीच में ऐसा वक्त आया 5-6 महीने जब अली अमीन गंडापुर से मिले ही नहीं जाके इमरान खान, और एक ज़राए ने हमें ये बताया था कि इमरान खान ने ये कहा था कि जब अली अमीन गंडापुर का अपना मतलब होता है वो आ जाता है, और जब मैं तलब करता हूं तो वो जानबूझ के नहीं आता, ताकि कोई मैं ऐसे अहकामात ना दे दूं जो अली अमीन गंडापुर को मानने पड़े। तो ये एक ज़राए पीटीआई के हैं जो इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे उन दिनों, उन्होंने हमें बताया था कि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये इमरान खान की राय थी। तो खैर ये सवाल हुआ उनसे कि क्या वो रास्ता आपने अपना लिया है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का दरवाजे के थ्रू आपने कोशिश की कि इमरान खान से मुलाकात हो। तो इस पर पहले वो हंसे सोहेल आफरीदी, फिर उन्होंने कहा कि देखिए पहले मैं इमरान खान से मुलाकात करूँगा और इसके बाद मैं वो तमाम दरवाजे खटखटाऊँगा जिसकी ज़रूरत है। यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने दें और फिर इस्टेब्लिशमेंट से अगर कहीं किसी चीज़ पे बैठना पड़े, कोई बात हो या कोई मामला हो, तो वो फिर मैं ऑप्शंस बाद में देखूंगा, पहले इमरान खान से मुलाकात करूंगा। यानी कि शायद वो इजाज़त चाहते होंगे कि क्या मैं इमरान खान से इजाज़त चाहते होंगे कि कितना मैं इंटरेक्ट करूं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कितना ना करूं। तो इस पर जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रऊफ़ क्लासरा साहब भी वहाँ पे थे, उन्होंने किया जब मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखें एक अच्छा आगाज़ था, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, आपने हल्फ लिया, तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आपको फ़ोन किया, आपको मुबारकबाद दी और आपको ताउन की पेशकश की। लेकिन फिर आपने वो बात की आकर मीडिया पे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जब मैंने उनसे पूछा, उनसे मुलाकात के हवाले से पूछा इनफैक्ट, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, और फिर मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तो रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि वो जो आपने बात कही ना, उसके बाद आपकी पार्टी के रहनुमा, आपका सोशल मीडिया वो हाथ धो के पीछे बढ़ गया और इस किस्म की बातें की गई कि शहबाज शरीफ साहब अपने बाप से पूछ के बताएंगे, शहबाज शरीफ साहब किसी से इजाज़त लेके बताएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जिन्होंने पहले दिन कॉल किया, उनका तमस्खर उड़ाया गया सोशल मीडिया पे। तो इस पर सोहेल आफरीदी साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था बात बताने का, कि जब मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा और फिर कॉल नहीं आया, उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक बात सिर्फ रिकॉर्ड पे लानी थी कि उन्होंने ये पेशकश की ताउन की, तो मैंने उनसे कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें। और वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये उनका दावा है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इसकी मिसाल उन्होंने दी कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रोल्स हैं वो ख़ुद कभी उनकी डॉक्टर्ड पिक्चर्स लगा देते हैं कि कभी उन्होंने जूतों का हार पहना हुआ है या उन्होंने कोई वर्दी पहनी हुई है। वो कह रहे हैं मेरे हवाले से भी ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है। अब अगर ऐसा होगा, मेरे ख्याल से इस वक्त तक की जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है उनके मुखालिफ कर रहे हों, लेकिन बहरहाल वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो लिहाजा अगर सोशल मीडिया ने मेरी बात को ट्विस्ट करके पेश किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर इस पर बड़ी बात हुई कि जिस तरह का इस वक्त आपका सख्त लबो लहजा है, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले से हो कबायली इलाकों में, या जो सियासी आपके सख्त ज़बान होती है जलसों में,
अगर वो वैसी ही रहेगी तो फिर ताल्लुकात कैसे बहाल होंगे और कैसे आपको मुलाकात की इजाज़त देंगे, मतलब कोई टेंजिबल आप कैसे रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। और ये भी एक सवाल हमें कहा गया, इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी था कि इस वक्त भी जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस पर एक मुहिम चल रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौजी सरबराहान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद क्या आप तवक्को रखते हैं कि कैसे आपकी जो है वो मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर भी उनके पास अपना एक जवाब था। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं आया था तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन DGI-SPR की जो प्रेसर थी मेरे इलेक्ट होने से पहले, उसमें उन्होंने बड़ी तनकीद की थी, जो टेलीवाइज भी थी पेशावर में, जो DGI-SPR ने बात की थी उसका वो हवाला दे रहे थे। तो इनका गिला ये है कि वहाँ से पहले इस किस्म की बातें हुई, मैंने तो शुरुआत नहीं की, तो फिर अब जो है वो कह रहे हैं कि सियासी जवाब जो है फिर हमारी तरफ से आ रहा है। यानी कि इस तरह की गुफ्तगू 2-3 सवाल में, मैं ये आपको इसका मफहूम बता रहा हूँ एक खुलासा करके, बट ये डिबेट और सवाल जवाब ये इस तरह के चल रहे थे वहाँ पे। अच्छा, फिर मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा कि आपके पास क्या हिकमत अमली है इमरान खान को रिहा करवाने की। अली अमीन गंडापुर साहब तो 1.5 साल तक जो है वो नारा लगाते रहे, बयान देते रहे कि इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, डियाला जेल चले जाएंगे, वहाँ से जेल तोड़ के जो है उनको बाहर निकालेंगे, इस किस्म की बातें वो करते रहे। तो कानूनी ऑप्शंस के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है? क्या आप ये इरादा रखते हैं कि जैसे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को मार्च किया था इस्लामाबाद, क्या ये आपकी हिकमत अमली का हिस्सा है? तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल तमाम कानूनी ऑप्शन तो हम आजमा रहे हैं और आजमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लीडर को पता है कि वो क्या चाहता है और मुझे पता है कि मेरा लीडर क्या चाहता है। अब बिटवीन द लाइन्स शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान के जो एक्स पे पोस्ट आते हैं उससे तो शायद वो एक माहौल बना रहे हैं एहतजाज का। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा लीडर क्या चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली इस पर भी उन्होंने कहा कि जब मेरी मुलाकात होगी तब मैं इसमें आपको बता सकूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका जो लबो लहजा था उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक एहतजाज की बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट इसके बाद भी एक सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा, क्योंकि किसी ने उनको छेड़ा, उनको तंग किया कि देखें अगर आप एहतजाज करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, फिर अली अमीन गंडापुर की तरह आपको भागना पड़ेगा जब रियासत या हुकूमत आप पर हमला करेगी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम तो हज़ारों, शायद 15,000 का उन्होंने फिगर दिया कि 15,000 लोग अगर शहीद भी हो जाएं, मेरी जान भी चली जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर उन्होंने कहा कि शायद खटक की भी जान चले जाए, ये भी पीछे नहीं हटेगा। उसमें वहाँ पे कहका लगा कि कम से कम शायद खटक साहब से आप पूछ तो लें कि वो भी जान देने के लिए तैयार है या नहीं है। तो लिहाजा उनका कहना यह था कि अब पीछे नहीं हटेंगे। और वो कह रहे थे कि जैसे इमरान खान अपने एक्स पोस्ट पे ये बयान देते रहते हैं कि आर या पार है, जान भी चली जाए तब भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यही एटीट्यूड और यही रवैया जो है आज सोहेल आफरीदी साहब ने भी दिखाया। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के अलावा एक जो मेन इशू था जो आज डिस्कस हुआ और काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हुई, वो है दहशतगर्दी का। और 2-3 लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से ये सवाल किया कि DGI-SPR ने अपनी एक लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से बात की थी, और उस मीटिंग में मैं भी था और मैंने पूरा उस पर एक वीलॉग भी किया था और बताया था कि DGI-SPR ने क्या क्या बात भी की है और क्या क्या उनसे सवाल हुए। तो उस पर उनसे सवाल हुआ कि DGI-SPR ने रिसेंटली जो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया उसमें बताया कि जो दहशतगर्दी है उसको सपोर्ट मिलती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से, और उन क्रिमिनल्स की सरपरस्ती की जाती है सियासतदानों की जानिब से। और उस वीलॉग में भी मैंने बताया था कि DGI-SPR ने किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, किसी सियासी शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से ये बड़ा क्लियर था कि उनका इशारा PTI की तरफ है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि खैबर में और तीरा वैली में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा काम है, वहाँ पे ड्रग्स की जो है जो जो सारी वहाँ पे फसल है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो सप्लाई होती है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर यहाँ पर आती है। तो एक नेटवर्क एक बना हुआ है, एक गठजोड़ बना हुआ है दहशतगर्दों के साथ, और वहाँ सियासी सरपरस्ती होती है। तो ये भी कोई अभाम नहीं छोड़ा था उन्होंने कि उनका इशारा चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की तरफ है। लेकिन जब मंसूर अली खान साहब ने उस ब्रीफिंग में ये सवाल किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी क्रिमिनल हैं और वो सियासी सरपरस्ती करते हैं क्रिमिनल्स की, तो उस पर DGI-SPR ने उस वक्त जवाब दिया था कि नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर है, बस इतना बयान था, नहीं हाँ कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि सोहेल आफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, इससे ज़्यादा उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये आज उनसे बार बार सवाल हुआ कि बताएं ना कि ये 12,000 एकड़ की क्या वहाँ पे ड्रग्स काश्त की जाती है और उससे सियासी लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दी क्या इस वजह से है। तो इन्होंने कहा कि नाम इन्होंने भी किसी का नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इशारतन कहा कि जो ये बात कर रहे हैं असल में तो वही ज़िम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि देखें कि क्या सिर्फ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ड्रग्स की हो रही है, आप ये देखें कि कितनी स्मगलिंग होती है, क्या वो भी सियासी सरपरस्ती की वजह से। फिर उन्होंने मिसाल दी कि आप देखें बलूचिस्तान में भी ईरान से कितना तेल आता है, वो स्मगल होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में
केपी तक पहुंच जाता है, क्या वो हमारी सियासी सरपरस्ती की वजह से होता है या कोई और इसकी इजाज़त देता है और किसी और की जिम्मेदारी इस पर बनती है? अच्छा, इस पे मैं आपको ये बताऊं कि डीजी आईएसपीआर हमेशा ये मिसाल देते रहे कि उस दिन मैंने भी जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखें, बलूचिस्तान में जो सियासी सरपरस्ती है वो बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी इलीगल एक्टिविटी होगी सियासी सरपरस्ती होगी, लेकिन हमने उसको काफ़ी कट डाउन किया और आप देखें कि कितना डीजल पहले वहाँ से स्मगल होता था और अब कितना होता था। तो इन्होंने, सोहेल आफरीदी साहब ने बेसिकली बात उन्हीं पे घुमा दी कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल में वही जिम्मेदार है। अच्छा, इस पर जो है एक सहाफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने, अब क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं ली तो उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इसका खुलासा बड़े अच्छे अंदाज में किया। उन्होंने कहा, यार मैं बतौर सहाफ़ी क्या रिपोर्ट करूँ? मैं जब डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बताया जाता है कि ये सारे ड्रग कार्टेल के पीछे, टेररिज्म के पीछे सियासी लोग हैं, और इंप्रेशन हम ये लेके जाते हैं, तासुर ये लेके जाते हैं कि आप और आपकी हुकूमत इसके पीछे है। फिर मैं जब आपके पास आता हूं तो आपके पास से तासुर ये मिलता है कि इस स्मगलिंग के पीछे कोई क्रिमिनल या पॉलिटिशियंस का गठजोड़ नहीं है, इसके पीछे फौज और क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। तो यहां से मैं ये तासुर लेके जाता हूं। तो हम क्या करें? वो भी रिपोर्ट करें, ये भी रिपोर्ट करें, हकीकत क्या है? तो इस पर वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, तो जैसे उन्होंने इशारा किया शायद खटक साहब ने कि आप सलीम साफ़ी साहब बैठे हुए हैं, आप सलीम साफ़ी साहब से पूछें हकीकत क्या है। साफ़ी साहब उस पर कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ इशारा किया कि आप इनसे पूछ लें या जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं उनसे पूछें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली डीजी आईएसपीआर भी ये कहते हैं कि जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे पूछ लें। तो अब ये दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि डीजी आईएसपीआर की तरफ से कहा जाता है कि ये एक नेक्सस है जिसमें दहशतगर्दी को फ़रोग दी जा रही है क्रिमिनल और सियासी सरपरस्ती की वजह से, और यहाँ से कहा जाता है कि देखें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल में वही इसके ज़िम्मेदार हैं, और फिर बलूचिस्तान तक की मिसालें दी जाती हैं। तो आज इस पर काफ़ी बहस हुई कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं और आप समझते हैं कि तीरा वैली में कोई 12,000 एकड़ काश्त हो रही है वहाँ पे ड्रग्स, तो आप जाएं, आपका इख्तियार है, इंतज़ामिया आपके पास है, आप बुलडोज कर दें सारा, आप ख़त्म कर दें वहाँ पे। तो इस पर वो अपनी कारकर्दगी बताने लगे कि देखें हमने बड़ा नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया है और कितने हमने लोगों को पकड़ा है और कितने हमने जो है वो मंशियात को पकड़ा है। तो ये इस तरह की वो उन्होंने बातें की, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर कोई भी सियासी शख्स इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसको गिरफ़्तार करेंगे और उसको हम उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे। लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लग रहा था कि वही वो सियासतदान है जो सरपरस्ती करते हैं। खैर, उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को डिनाई किया और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया। फिर टीटीपी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट मौजू था, मैंने उनसे बराह रास्त मैंने 2 टोक सवाल किया कि टीटीपी के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बड़ी कन्फ्यूजन है आपके बयानात में, तो बताइए कि क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए या उनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल किया जाए। तो इस पे उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि ये एक नासूर है जो दोबारा पाकिस्तान में अब आ चुका है और इसको ख़त्म करना है। उन्होंने फिर हिस्ट्री बताई कि देखें 2018 तक हम ये सारे कबायली इलाकों में भी ना टीटीपी का वजूद ख़त्म कर चुके थे, लेकिन फिर वो पॉलिसी बनी 2021-22 में और फिर टीटीपी वापस यहाँ पर आई और इसके बाद अब वो आ चुके हैं और उनको हम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए कि हम जिस तरीके से उनको लाए थे उसी तरीके से उनको वापस भेजें। लेकिन फिर वो खुद कहते हैं कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो लिहाजा उनको उस नासूर को जैसे भी आपने वापस भेजना है वापस भेजें, लेकिन उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी मुशावरत में शामिल करें। ये नहीं हो सकता कि हमारे सूबे में ऑपरेशन हो रहा हो और हमें ही ऑन बोर्ड ना लिया जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो कबायली इलाके हैं उनको, जो कबायली हैं लोग, उनको उसमें शामिल करें। और फिर वो इन्होंने एक मिसाल दी कि तीरा वैली में जब पहले भी ऑपरेशन हुआ था तो वो कह रहे हैं कि 45 दिन तक जो है वो ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके थे, 1 इंच भी उस जगह का नहीं ले सके थे। लेकिन जब कबायलियों को शामिल किया उसमें तो फिर पेशरफ्त हुई और तीरा वैली को उस वक्त जो है वो दहशतगर्दी से पाक किया गया। तो ये वो मिसाल दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, अच्छा, ड्रोन अटैक की भी इसमें बात हुई। शाहिद खटक साहब जो एमएनए हैं पीटीआई के, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने ये कहा कि देखिए कुछ ड्रोन अटैक्स तो बिल्कुल उस ऐसे हुए हैं जिसमें दहशतगर्दों को मारा गया है और उसके हम खिलाफ नहीं है। अगर आप दहशतगर्दों को टारगेटेड ऑपरेशन करें ड्रोन्स के ज़रिए तो वो उसमें हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं। लेकिन फिर उन्होंने मिसाल दी कि अगर किसी शादी ब्याह का फंक्शन हो, वहाँ पे ड्रोन गिर जाए तो वहाँ पे हम लाशें कैसे उठाएंगे? वहाँ तो लोग आते हैं फिर लाशें लेके सड़क पे बैठते हैं, तो हमारे लिए भी एक बड़ा मसला होता है, तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने तीरा का जो इंसिडेंट था जिसमें घर में जाके मिसाइल गिरा था उसकी मिसाल दी कि उसके हवाले से कहा गया कि 14 दहशतगर्द मर गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 14 दहशतगर्द नहीं, वो 21 सिविलियंस थे उनके मुताबिक। और वो कह रहे हैं, उन्होंने एक मिसाल भी दी कि उसमें एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ थी जिससे उसकी छोटा बच्चा लिपटा हुआ था और उस अटैक के बाद वो ऐसे जुड़े हुए थे कि उनको अलग भी नहीं किया जा सकता था और इसीलिए उनको एक ही कब्र में एक साथ जो है वो दफनाया गया।
तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की दर्दनाक खौफनाक कहानियां भी वहाँ पर हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बददिल हो रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी सोहेल साहब ने, कि वो कहते हैं कि मैंने खुद इतनी लाशें उठाई अपने घर में, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नई जनरेशन में जो है ना वो नफरत इस हवाले से बढ़ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन के हम खिलाफ नहीं है, इस नासूर को ख़त्म करना है, लेकिन हमें ऑन बोर्ड लें। अब ये उनका बयान है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसमें अगर मेरा आप तज्जिया लेंगे तो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं टीटीपी से भी बात करो, कभी कहते हैं अफगान तालिबान से भी बात करो, तो उनकी पोजीशन इस पर इतनी वाज़ेह नहीं होती। तो आज कम से कम एक ये बात उन्होंने की है कि नासूर है और ख़त्म करना है। तो अब लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या हुकूमत वक्त यानी कि वफाक जो है वो उनको शामिल करेगी इस डिस्कशन में या नहीं। अच्छा, यहाँ पे शाहिद खटक साहब ने एक बड़ी अजीब बात की, जिस पर मैंने उनसे सवाल भी किया। मुझे ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि देखें, अच्छा एक तो ये ब्लेम गेम वहाँ पे भी चलता रहा। वो कहते रहे कि देखें पॉलिसी का आगाज़ जो डिस्कशन थी कि टीटीपी को वापस बसाना है पाकिस्तान में, वो इमरान खान के दौर में भी, लेकिन वो उस वक्त आगे नहीं बढ़ी थी। फिर जब शहबाज शरीफ पीडीएम के वज़ीर आज़म बने पीडीएम हुकूमत के, तब वो उनको वापस लाया गया। फैक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डेट वाइज बात ठीक है कि जो लोग टीटीपी के हवाले से बात की गई कि यहाँ पर आएंगे, या जो मुस्लिम खान और दीगर लोगों को रिहा किया गया, वो जून 2022 में था। और इसके बहुत सारे और भी जो है गवाह मौजूद हैं। जैसे हमने उस वक्त अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, मैंने अपने जियो के प्रोग्राम में उनको लिया था, उन्होंने भी कहा था कि ये सारी मीटिंग्स जो हैं ये पीडीएम के दौर में मिड 2022 में हुई थी। लेकिन उनका क्लेम ये था, एम्बेसडर जो हमारे थे, उन्होंने ये कहा था कि कोई सेटलमेंट हुई नहीं बाद में। लेकिन आज जो शाहिद खटक साहब ने अजीब सी बात की, उन्होंने कहा 22,000 टीटीपी के लोगों को सेटल किया गया था, जिसमें से 11,000 को मारा जा चुका है। अब ये मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? ये 22,000 यहाँ पे सेटल हुए, कोई और इसको एंडोर्स नहीं करता। आप कह रहे हैं 11,000 को मार दिया गया, तो ये तो एक ऐसा क्लेम है ना जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खुद आके बताएंगे कि हमने 11,000 जंगजुओं को मार दिया है। लेकिन वो तो ये क्लेम नहीं कर रहे। उनका तो अभी रिसेंट क्लेम भी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में जो था वो कोई 1,500 के आसपास था कि इतने हमने दहशतगर्द मारे हैं इस साल में। लेकिन अब वो शाहिद खटक साहब कह रहे हैं कि जो है तकरीबन 11,000 लोगों को मार दिया गया था। तो खैर ये समझ नहीं आती, ये मानने वाली बात नहीं कि 11,000 लोग अगर मरे होंगे तो कहाँ जाएंगे और कैसे नहीं पता चलेगा। तो ये सारी इस पर बात हुई है इस ऑपरेशन के हवाले से कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, और इस पर क्लियरली आप देख सकते हैं वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो एक मुख्तलिफ पेज पर है। अच्छा, फिर किसी ने सवाल किया, और ये 2-3 मरतबा सवाल हुआ कि आपने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उनको इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए आप बुलाएंगे, तो वो ब्रीफिंग कब होगी आप? तो 1-2 दफ़ा सवाल हुआ, उसके बाद फाइनली उन्होंने जवाब दिया कि जब मेरा मूड बनेगा तब मैं ये इन कैमरा ब्रीफिंग बुला लूँगा। यानी उन्होंने कोई हतमी डेट या तारीख इसकी नहीं दी। एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, सारे सवाल मैंने नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट नहीं थे तो सबको मौका 2-3 दफ़ा मिला था, इसलिए 2-3 चीज़ें जो है मैंने पूछ ली। लेकिन एनएफसी के अवार्ड से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि अभी इजलास होना है 4 दिसंबर को, तो क्या उस इजलास में आप शिरकत करेंगे? क्योंकि इससे पहले एक इजलास था जिसमें अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से और गंदम के हवाले से बात करनी थी, उसमें आप नहीं गए थे। और आपने उस वक्त ये कहा, आपकी तरफ से या आपकी टीम की तरफ से ये बात सामने आई थी कि क्योंकि इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा मैं ये नहीं अटेंड करूँगा मीटिंग। और उस वक्त मुज़म्मिल असलम साहब ने वो मीटिंग अटेंड की थी। आज उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने यह कहा है कि मैं कहीं और मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैंने वो नहीं अटेंड की। बट जब ये 4 तारीख का इजलास होगा, उन्होंने कहा ये सूबे का मामला है, हमारे सूबे के वसाइल का मामला है, तो ये मीटिंग वो ज़रूर अटेंड करेंगे। अच्छा, इस पर उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 3,000 अरब रुपए तो हमारे बनते हैं, तो वो वाजिबात लेने हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने जो है एक फार्मूला बनाया है, ये जो एनएफसी, हमने उनसे ये शहबाज राना साहब ने वहाँ सवाल किया कि अभी ये बात हो रही है कि सूबों का जो शेयर है 52.5% उसको कम करना है, 57.5% जो सूबों का शेयर है उसको कम करना है, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे कि वर्टिकली अगर ये कम किया जाता है या सूबों के दरमियान कोई हॉरिजॉन्टल चेंज आता है? तो उस पर उन्होंने कहा कि एक फार्मूला है जो हमने बनाया है, तो हम अपने हकूक़ की जंग वहाँ पे ज़रूर लड़ेंगे। इसकी मज़ीद तफसील नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉवर्टी के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से और पॉपुलेशन के हवाले से जो हमारा शेयर बनता है उस हवाले से हम वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र सामने रखेंगे। फिर आज ही आपको पता है ये खबर थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन है हरीपुर का, उस हवाले से उनको वहाँ पे बुलाया हुआ था कि आपने इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी की है, तो पेश होने का हुक्म था चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी को, वो नहीं पेश हुए। उनकी जगह उनके वकील जो हैं वो आज वहाँ पे पेश हुए थे। और
इस पर जब उनसे सवाल हुआ कि आपने क्यों धमकी दी है लोगों को, जो स्टाफ काम कर रहा होता है, जो 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 सरकारी लोग इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में मुलविस होते हैं, तो उस पे उनका कहना था कि मैंने तो किसी को धमकी नहीं दी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर धांधली हुई, चाहे वो हमारे हक में हो या नून लीग के हक में हो, उसको मैं नहीं अलाउ करूँगा, और जो जो अफसर इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल ये मामला तो अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इनको नोटिस नहीं दिए थे, तलाल चौधरी साहब को भी तलब किया हुआ है, उनके ऊपर 50,000 का फाइन भी किया है फैसलाबाद इलेक्शंस के हवाले से। फिर अवैस लगारी साहब जो कि मिनिस्टर हैं पावर के, उनको भी जो है तलब किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आज जो कार्रवाई थी उसमें उन्होंने यही कहा कि ये फ़र्द वाहिद नहीं है जिनको हमने बुलाया है, बल्कि दूसरे जो लोग जिन्होंने वायलेशंस किए हैं इलेक्शन रूल्स की, जो कैंपेन वायलेशंस हुई हैं, उनको हमने तलब किया है। तो ये आज कुछ मौज़ूआत थे जिस पर आज डिस्कशन हुई। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेरी पहली मीटिंग थी उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो आज कई चीज़ों पे कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि दोबारा दोहराए गए, और जो ऑन द रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुहेल आफरीदी साहब और उनकी टीम ने हमें दिया। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या मामलात होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात सुधरते हुए तो नहीं लग रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ना ऐसा लग रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बिलखसूस ये वाला जो ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा का, ये पीछे हटने को फ़िलहाल तैयार होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।